जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगभग एक महीना हो चुका है इस मामले को कि जिस तरीके से श्रीलंका का एक तरीके से डाउनफॉल हुआ, राष्ट्रपति भागे, प्रधानमंत्री का घर जलाया। इस समय पर हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं, सेना का शासन है और तूफान मचा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जब हम एक बहस छिड़ी कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है, तो यकीन मानिए सबसे पहला नाम आया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है उसका भी हाल श्रीलंका का जैसा होगा और श्रीलंका का होने जा रहा है। और इस पर मैंने भी वीडियो बनाया कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के तरफ बढ़ रहा है और हालात जो हैं वो डूबने वाले हैं। आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी डूबेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। लेकिन एक दिमाग में सवाल आ रहा है और लगातार एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या सच में पाकिस्तान को दुनिया डूबने देगी? कौन डूबने देगा, कौन नहीं डूबने देगा, क्यों नहीं डूबने देगा? ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को दुनिया परेशान है डूबने से बचाने के लिए कि पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे? तो सवाल यह है कि ऐसा कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्या पाकिस्तान सच में सुधरना चाहता है या हालात कुछ ऐसे ही होंगे? और अगर पाकिस्तान डूब रहा है तो क्या होगा? पाकिस्तान अगर बच जाएगा तो क्या होगा? इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा एनसीईआरटी स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए। जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर हमें यहां दिखाई देगा श्रीलंका और साउथ एशिया में श्रीलंका का जिस तरीके से श्रीलंका डूबा और जिस तरीके से श्रीलंका के डूबने के बाद पूरी दुनिया में एक तरीके की शॉक वेव पहुंची कि भाई हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं और किस तरीके से राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री के हालात खराब हो गए और उठापटक से भरा हुआ वो देश इस समय पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बात पाकिस्तान की आई, पाकिस्तान के ऊपर डिबेट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। तो सवाल ये है पाकिस्तान का मामला क्या है? अभी अगर मैं रिसेंटली देखूं तो जून में सबसे पहले एक खबर आई जिसमें पाकिस्तान के एक मंत्री जो हैं वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि देश के लोगों को चाय कम पीनी चाहिए, ज्यादा चाय ना पिए, ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार चाय पिए। सोचकर देखिए कोई भी देश जिसके हालात इस तरीके से हों कि मंत्री को ओपनली ये बयान देना पड़े या ओपनली लोगों को इंस्ट्रक्ट करना पड़े कि भाई मान जाओ, आप लोग चाय कम पियो क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो किसी टाइम पर $20+ बिलियन होता था वो घटकर जो अप्रॉक्सीमेट अप्रैल के अंदर होता था वो जुलाई के अंदर घटकर $9.3 बिलियन के आसपास आ चुका है। और जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हुए कि उसे लोन वापस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और यहां तक कि वो डिफॉल्ट घोषित हो गया, ये भी डिफॉल्ट घोषित होने के कागार पर पहुंचा हुआ है। यहां तक के हालात हैं कि इस समय पर
पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए कैबिनेट को एक ऑर्डर पास करना पड़ा, और उस ऑर्डर की अगर आप प्रोविजन सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज जो फॉरेन कंट्रीज में है और जो यहां पर भी हैं, इन सब को, यानी पाकिस्तान में भी है, इन सब को दुनिया के दूसरे देशों को बेच सकता है। उसमें साफ बात ये कि उसमें ये एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रोविजन है। उसमें आप किसी अदालत में इनको चुनौती नहीं दे सकते, कोई अदालत इसकी सुनवाई नहीं कर सकती। जो कोई प्रोसेस अगर फॉलो करना है उस प्रोसेस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, किसी तरीके की इंक्वायरी पॉसिबल नहीं होगी, किसी तरीके का कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी भी पाकिस्तानी प्रॉपर्टी जो कि लिस्ट में है जिसे बेचना है, उसका बायर मिलता है और एक ऑफिसर को या मंत्री को लगता है कि उस प्रॉपर्टी को बेचने से फायदा होगा या उसके एक बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छे दाम मिल रहे हैं जो नॉर्मल मार्केट वैल्यू से अच्छे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, सोचकर ये मामला है कि आईएमएफ से लोन मांगा और इस लोन के बदले में एक तो पाकिस्तान FATF के अंदर शामिल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आईएमएफ से लोन मांगा यानी एक बेल आउट पैकेज मांगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी स्थिति सुधार ले, हालात सुधार ले, मतलब हालात उस पैसे को इस्तेमाल करके सुधार ले। लेकिन वो एक तरीके का लोन ही है। उस बेल आउट पैकेज को आईएमएफ ने देने से साफ मना कर दिया और ये कहा कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्तों से इकट्ठा करके अपने अकाउंट में डालने में कामयाब हो जाते हो तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी विश्वसनीयता है, और अगर आपकी विश्वसनीयता है तो हम आपको एक और बेल आउट पैकेज दे देंगे, जो आप मांगोगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, आईएमएफ से श्रीलंका ने लोन मांगा, श्रीलंका को आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया। आईएमएफ से आया, श्रीलंका ने चाइना से लोन मांगा, उसने देने से मना कर दिया। अमेरिका से लोन मांगा, उसने भी देने से मना कर दिया। दुनिया के हर तरफ से लोन मांगने की कोशिश करी, मना हो गया। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के पास कौन से कार्ड हैं, तुर्प के इक्के हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया डूबने नहीं देगी। तो इसी फ्लोचार्ट को अगर हम समझें तो यहां अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखो, किसी भी देश की जियो पॉलिटिक्स में जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी भौगोलिक जो भू रणनीतिक स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर देखें तो इस पोजीशन के अंदर, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो असलियत में यहां पर पाकिस्तान और चाइना का एक क्रेसेंट बन रहा है, एक अर्धचंद्र बन रहा है, एक क्रेसेंट बन रहा है। और इस क्रेसेंट को आप देखें तो दुनिया के अंदर अगर इन दोनों देशों को ध्यान से देखा जाए तो एक तरफ तो ये इंडिया को रशिया से अलग कर रहा है या इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया के इन्फ्लुएंस को भी एशिया के अंदर बढ़ने से रोक रहा है, और चाइना की पोजीशन को यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की एक इंपॉर्टेंट है, और ये कह सकते हैं कि एक तरीके का कर्टन सा बन रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसकी पाकिस्तान की ये जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना तो अमेरिका
और यूरोपियन कंट्री इसे इग्नोर कर सकते, ना ही रशिया इसे इग्नोर कर सकता है, ना ही चाइना इसे इग्नोर कर सकता है, और ना ही अरब कंट्रीज और इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये 4 पावर ब्लॉक्स हैं। दुनिया में जितने भी पावर ब्लॉक्स हैं उनमें से 4 बड़े पावर ब्लॉक्स के लिए पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप सोच कर देखिए, जितने पावर ब्लॉक्स हैं उसमें से 4 पावर ब्लॉक्स पाकिस्तान के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का जो रिलीजन है वो हमेशा पाकिस्तान को एक एज देता है। रिलीजन है इस्लाम, और इस्लाम के अंदर भी सुन्नी इस्लाम। ठीक है, अब सुन्नी इस्लाम होने के चलते, कहीं ना कहीं इस्लाम होने के चलते, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ 56 देशों का जो ग्रुप है ये पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, श्रीलंका की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी दोस्तों। श्रीलंका के जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए थी, वरना दुनिया के किसी भी देश के लिए इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। इंडिया के लिए श्रीलंका के अंदर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पावर, खासकर चाइना अगर श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है तो उससे इंडिया की पोजीशन मजबूत हो रही, कमजोर हो रही है। इसीलिए इंडिया ने पूरी कोशिश करी श्रीलंका को बेल आउट पे बेल आउट पैकेज देते हुए, और अब भी मेरे ख्याल से 4 या 5 बिलियन डॉलर का पैकेज इंडिया प्रोवाइड कर चुका है श्रीलंका को, कि कैसे ना कैसे करके श्रीलंका जो इंडिया का पड़ोसी देश है उसकी सिचुएशन जो है वो हैंडल हो जाए। लेकिन अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की सिचुएशन को देखते हैं तो चाइना को यहां पाकिस्तान चाहिए अरेबियन ओशियन में आने, अरेबियन सी में आने के लिए, और एक तो सी पैक की फॉर्म में अरेबियन सी में आना चाहता है, और दूसरा टू काउंटर इंडिया, के इंडिया को काउंटर करने के लिए। तीसरी चाइना के लिए इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना रखी है उसको बैलेंस करने के लिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान ने जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक मजबूती बना रखी है उसको काउंटर करने, उसको यूटिलाइज करने के लिए पाकिस्तान की चाइना को मदद चाहिए। सोचकर देखिए, इसी तरीके से आप इसे ऐसे देखेंगे ना, अभी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, लेकिन यहां पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान का रिलीजन, तीसरा अगर मैं यहां पर पॉइंट आपको दिखाता दूं तो यहां पर पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। असलियत में पाकिस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि ये एक बार्गेन चिप की तरह काम करता है जिसके अंदर पाकिस्तान लगातार दुनिया को टेररिज्म के नाम पर डराता रहता है। ये याद रखिएगा हमेशा। चौथा, यहां पर पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये, मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, टेररिज्म हो गया, और इसके अलावा हम बाकी इसको बाद में देखेंगे। अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान कैसे चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। मोटे तौर पर देखिएगा कि भैया यहां पर चाइना है, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट एक तो रूट टू अरेबियन सी, रूट टू अरेबियन सी, कि भाई अरेबियन सी के अंदर आने के लिए, यानी अरब सागर में आने के लिए चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, चाइना को पाकिस्तान की जरूरत कहीं ना कहीं टू काउंटर इंडिया, यानी इंडिया को काउंटर करने के लिए भी
चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। भाई सीधी सी बात यह है, पूरे के पूरे एशिया में इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है चाइना को जो हर मामले में टक्कर दे सकता है, हर तरीके से काउंटर बैलेंस कर सकता है। इंडिया ही एक ऐसा देश है मजबूत। अब इंडिया को घेरने की पॉलिसी चाइना की आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है और शुरू से रही है। पाकिस्तान को दोस्त बनाओ तो पाकिस्तान जो है वो चाइना की फेवर में, और उसी तरीके से चाइना तो दुश्मन है ही, और इस चाइना को दुश्मन बनाने के, चाइना तो दुश्मन है ही, साथ में अगर हम देखें तो म्यांमार के अंदर भी कहीं ना कहीं चाइना ने एक मजबूती हासिल कर रखी है। इन शॉर्ट कहा जाए तो इंडिया को असलियत में चाइना ने तीन तरफ से घेर लिया है, पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार। श्रीलंका में चाइना इसलिए घुसा ताकि यहां पर श्रीलंका और उसके बाद यहां पर बीच में मालदीव्स, और मालदीव्स के बाद पाकिस्तान, ग्वादर। सोचिए चाइना ने इंडिया को कैसे एनसर्कल किया। बाकी अलग अलग जगह पर पोर्ट बना के इस सर्कल को मजबूत बनाए रखने का चाइना का हमेशा से टारगेट रहा, लेकिन चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए और इसीलिए ये एक प्लान्स बनाए, और इन्हीं प्लान्स को अगर देखा जाए तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अफगानिस्तान इशू। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना के पास मिनरल्स हैं और रिसोर्सेज हैं। अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और चाइना इन रिसोर्सेज का, इन मिनरल्स का भूखा है। और दूसरी तरफ टेररिस्ट्स जो हैं, यानी आतंकवादी जो हैं, टेररिस्ट यानी आतंकवादी जो हैं, इन आतंकवादियों से भी चाइना को डर लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये जो वखान कॉरिडोर है, ये सीधा इसका, यानी अफगानिस्तान का लगभग 90 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है वो चाइना से मिलता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, इससे टेररिज्म ताजिकिस्तान में फैले, इससे टेररिज्म चाइना के शिनजियांग प्रांत में फैले। पाकिस्तान को इसलिए यूजफुल माना जाता है चाइना के द्वारा कि पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल का मतलब है कि जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाइना उनको कैसे ना कैसे करके आईएसआई की मदद से हैंडल कर सकता है, क्योंकि आईएसआई इज द मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात यह है, आईएसआई इज द मदर ऑफ all terrorist organizations of अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी जो जननी है, सबकी मां जो है वो आईएसआई है। तो अफगानिस्तान के मामले में भी चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा मामला यहां पर ईरान को लेकर है कि ईरान के साथ अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो भी पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचकर देखिए, अगर चाइना पाकिस्तान का गठजोड़ हो जाता है, किसी तरीके से दोस्ती हो जाती है, और चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना ईरान के साथ भी किसी भी तरीके का संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका तो दुश्मन है, और पाकिस्तान खुलकर अमेरिका के अगेंस्ट होना शुरू हो जाए, तो पॉसिबिलिटी पूरी ये है कि इंडिया का पीओके वाला हिस्सा और ये पूरा एक ब्लॉक इस तरीके से बन जाएगा, यानी यहां पूरा ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है अमेरिका को, वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। सोच कर देखिए, अमेरिका को उस इलाके में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी अगर पाकिस्तान पूरे तरीके से चाइना के चंगुल में जाकर फंस जाता है।
यकीन मानिए यही एक रीजन है कि सीपेक से लेकर बाकी पूरी ताकत लगाई चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर अमेरिका, पाकिस्तान फॉर अमेरिका। अगर आप यहां पर कोल्ड वॉर एरा देखेंगे, कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का जो युग था, उसमें अगर देखेंगे तो टू कम्युनिस्ट कंट्रीज, सबसे पहला तो यूएसएसआर और दूसरा चाइना, और एक सोशलिस्ट कंट्री जो है इंडिया, और उसके बाद पोस्ट और इसी कोल्ड वॉर एरा में ईरान। इस तीनों चीजों को काउंटर करने के लिए सोच कर देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसे कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अमेरिका का डोमिनेंस है या पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका को कुछ नहीं करना, पाकिस्तान को हथियार देने हैं ताकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से, भाई पाकिस्तान को हथियार क्यों चाहिए? ताकि वो इंडिया से लड़ता रहे। तो पाकिस्तान ने वो हथियार अमेरिका से लिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका चाहेगा कि इंडिया जो है वो कमजोर हो ताकि इंडियन ओशियन में अमेरिका का दबदबा मजबूत हो। कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिका ने हमेशा ये चाहा। पाकिस्तान जो है शुरू में तो यहां इस चाइना को, कम्युनिस्ट रजीम को रोकने में यूज हो रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका चाइना गठजोड़ करवाने में, अमेरिका और चाइना की जो दोस्ती निक्सन के टाइम पर हुई थी उसे करवाने में भी पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ गठजोड़ बनाने में या अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने में। और चाइना ने जो पांडा डिप्लोमेसी दिखाई, कभी बताऊंगा ये पांडा डिप्लोमेसी क्या थी, और रशिया को, यूएसएसआर को धोखा देकर अमेरिकन कैंप में जाने की, कैसे चाइना ने अमेरिका को यूज किया वो बाद की बात है, लेकिन अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने में पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है शुरू से। अफगानिस्तान एक जिसे कहते हैं बफर स्टेट की फॉर्म में था। सोचकर देखिए, अफगानिस्तान यहां पर बफर स्टेट की फॉर्म में था, यहां पर यूएसएसआर था, इधर अफगानिस्तान जो है वो बफर स्टेट है, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिकन फेवर वाली, कभी रशियन फेवर वाली, और यहां अमेरिका प्रेजेंट है। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर अपने हित सुरक्षित रखे और बाद में ईरान को कंट्रोल रखे, तो पाकिस्तान के अंदर खड़े रहकर ही ईरान को कंट्रोल किया जा सकता था। अगर अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान के रास्ते ही उसे अफगानिस्तान पहुंचना था और अफगानिस्तान पहुंचकर यूएसएसआर को यहां पर काउंटर करना था। अब आप सोच कर देखिए, और सबसे बड़ी बात, अगर यहां पर अमेरिका प्रेजेंट है और यहां से दुनिया का 60% ऑयल अगर निकल रहा है, तो इस गल्फ ऑफ ओमान पर कंट्रोल बनाए रखने की जो ताकत है वो पाकिस्तान में रहकर अमेरिका के पास थी। आज चाइना इस एरिया के ऊपर कंट्रोल करके अपने, जिसे कहते हैं ना, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सोच कर देखिए ना, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी चाइना के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना का जितना भी ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर निकलता है, और 60% ऑयल यानी 80% ऑयल सप्लाई अगर इस रास्ते से हो रही है
तो चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले अमेरिका ने यहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाए रखा, अब चाइना यहां पर आकर ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की बात कर रहा था। तो अंदाजा आप लगाकर देखिए कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए कितनी ज्यादा है। तीसरी तरफ अगर इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर गल्फ कंट्रीज, अगर हम यहां पर देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज के लिए अफगानिस्तान की पाकिस्तान की या सबसे पहले इस्लामिक कंट्रीज के लिए पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। इस्लामिक नेशंस तो नहीं कहेंगे खैर, क्योंकि वहां पर नेशनलिज्म नाम की कोई खास चीज नहीं है, फिर भी चलो इस्लामिक नेशंस। तो आप ये देखिए पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर नेशन है। पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, इसे समझ लीजिए। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी इस्लामिक स्टेट के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। डिक्लेयर्ड फॉर्म में या एक्सेप्टेबल फॉर्म में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और आज के दिन अगर माना जाए तो जिसे कहते हैं एक अनरिकॉग्नाइज्ड टाइप के डाटा के अंदर, जो सेल्फ क्लेम्ड कहो या कुछ भी, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया के जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और इस्लामिक कंट्रीज का एक मुस्लिम ब्रदरहुड का जो नारा है वो हमेशा पाकिस्तान को किसी न किसी फॉर्म में सपोर्ट करता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने इस टेररिज्म को सेल आउट करता है इस्लामिक कंट्रीज में कि देखो हम जिहाद के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। हमारे लड़के यूरोप के अंदर भी इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लड़के इजराइल से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के अंदर भी इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, हर जगह पर हम इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये कश्मीर इशू को उठाकर मुस्लिम ब्रदरहुड को यूज करता है पाकिस्तान, और जिस तरीके से इंडिया को गजवा ए हिंद का नारा लगाकर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस्लाम को यूज करता है, वो भी पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी का हिस्सा है। लेकिन क्या पूरी इस्लामिक दुनिया इकट्ठी है? तो ऐसा भी नहीं है। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज के लिए भी, जो कि मेनली इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी अरेबिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज के लिए भी अरब कंट्रीज के लिए भी जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरब कंट्रीज के लिए पाकिस्तान क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझिए। अरब कंट्रीज जो हैं वो सुन्नी आउटफिट को मतलब सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम को मानते हैं, और वहीं ईरान जो है वो शिया सेक्ट को मानता है। जो पुराने वाली शिया सुन्नी लड़ाई है, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान के अंदर भी सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा है। सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में, खासकर टर्की भी आपस में इस लेवेंट इलाका या यूं कहें सीरिया और इराक वाले इलाके में डोमिनेंस बढ़ाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सिंपल सा एक लॉजिक समझिए। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलकर ईरान को इसके इस बॉर्डर पर घेरा जा सकता है,
तभी आप सुनेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान के एरिया के अंदर घुसकर गोलीबारी करी या हमला किया। और कुलभूषण जाधव जैसे जो इंडियंस हैं उनको, मतलब इंडियन को पाकिस्तानी आर्मी ईरान के एरिया के अंदर घुसकर उठाकर ले जाती है। यानी ईरान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। वही हाल ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी है कि आए दिन ईरानी और अफगानी आर्मीज का एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करना या गोला बारूद इकट्ठा मतलब यूज करना कोई नई बात नहीं है। सोच कर देखिए, यानी इन अरब कंट्रीज को खत्म करने की रोज सुबह उठ के धमकी देने वाले ईरान को सऊदी अरेबिया कहता है पाकिस्तान को कि भैया तू एक काम कर, तू ईरान को घेरे रख और ईरान के पड़ोस को डिस्टर्ब किए रख, क्योंकि जितना ज्यादा ईरान डिस्टर्ब होगा उतना ज्यादा सऊदी अरब जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, इस सिक्योरिटी के बदले में एक तरफ तो ये सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की खुद की आर्मी कमजोर है और पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी जो है सबसे स्ट्रांग आर्मी मानी जाती है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी आर्मी की है। अब यहां पर भी पाकिस्तान को एक पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए जब जब पाकिस्तान डूब रहा होता है तब तब सऊदी अरेबिया, अक्सर आप सुनेंगे कि इमरान खान सऊदी अरेबिया गए या नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए, $6 बिलियन की हेल्प मिल गई, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया गया, चाबहार पोर्ट में $10 बिलियन के क्या नाम है इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, सऊदी अरेबिया से इतना पैकेज मिल गया, ओमान से इतना मिल गया और उसके बाद यूएई से इतना मिल गया। तो ये सारे पैकेजेस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को ईरान के को घेरने के लिए प्रोवोक करना है। अफगानिस्तान में अरब कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाए रखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए, सऊदी अरेबिया खुद जो है वो रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री, अरब का रिचेस्ट इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का जो सबसे ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो रिचेस्ट है ये इस स्ट्रॉन्गेस्ट को जल्दी से डूबने नहीं देगा। उसके बाद अगर आप देखें तो एक नया प्लेयर इस इस्लामिक वर्ल्ड में उभर कर आया है जो पाकिस्तान के मददगार के रूप में, और यहां तक कि कश्मीर मामले में इंडिया के अगेंस्ट खुल के खड़ सपोर्ट करने वाले देशों में उठकर आया है, वो है टर्की। टर्की के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उसकी लीरा की हालत खराब है, पैसा तो भाई है नहीं उसके पास, ये स्पष्ट सी बात है। पैसा नहीं है लेकिन ताकत काफी है, टेक्नोलॉजी है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी भी है, और डिप्लोमेसी के मामले में और नाटो का मेंबर होने के चलते टर्की अपनी इन्फ्लुएंस को दोबारा से यहां यूं कहें कि सीरिया और इराक में बढ़ाना चाहता है। और क्योंकि टर्की सीरिया और इराक में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और सऊदी अरेबिया भी इस एरिया में कंपटीशन में है और ईरान भी यहां पर कंपटीशन में है, ऐसे में टर्की जानता है कि पाकिस्तान जो इस समय पर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हुआ है, अगर कैसे भी करके पाकिस्तान टर्की के साथ आ जाए, कैसे भी करके पाकिस्तान अगर टर्की के साथ आ जाए तो एक पंथ दो काज होंगे टर्की के। क्या कि भैया सीधी सी बात है, एक तरफ तो ईरान को घेरने के तो पाकिस्तान काम आएगा ही आएगा, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान टर्की के साथ आ जाता है तो सऊदी अरेबिया कमजोर होगा और इस पूरे इलाके में टर्की का डोमिनेंस होगा। दूसरी तरफ ईरान को भी अगर काउंटर पाकिस्तान की हेल्प से करेंगे तो एक तरफ टर्की, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ अजरबैजान, इन तीन तरफ से दबाव डालकर इस ईरान को यहां पर घेरा जा सकता है और इस पूरे इलाके के अंदर, लेवेंट जिसे कहा गया है, इस पूरे इलाके में टर्की का डोमिनेंस होगा। तो सोचकर देखिए, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि टर्की भी
पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट कंट्री मानता है। श्रीलंका को दूर दूर तक इनमें से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही थी और यही एक बड़ा कारण है कि श्रीलंका को बचाने के लिए कोई नहीं आया। रिलीजन के बारे में मैं बता चुका हूं, अरब कंट्रीज हो गए, अमेरिका, यूरोप हो गए, जैसे मैंने आपको बताया एंट्री के लिए। रशिया के लिए भी पाकिस्तान वैसा ही है। आज के दिन अगर आप देखें तो रशिया भी अफगानिस्तान में शांति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में शांति होगी तो इसे इस तरीके से देखिए कि भाई अफगानिस्तान जो है इस टाइम पर यहां पर तालिबान रूल है, आईएसआईएस है, अलकायदा है। अगर रशिया को पाकिस्तान से किसी तरीके का हेल्प मिलता है और अफगानिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर करने में मदद मिलती है, तो उससे रशिया का ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है इसमें शांति बनी रहेगी। और अगर इसमें शांति बनी रही तो रशिया पूरा फोकस यूरोप और ईस्ट में कर सकता है। इसीलिए जब इमरान खान पुतिन से मिलने जाते हैं तो इमरान खान से पुतिन ने एक सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से बात करी, ना कि किसी तरीके का एटीट्यूड दिखाया, घमंड दिखाया। ये मेन बात है। यानी रशिया भी चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा देश बचा रहे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आ जाता है टेररिज्म। असलियत में समझिए, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान टेररिज्म को एक बार्गेन चिप की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा एक डील को सक्सेसफुल करने में पाकिस्तान ने टेररिज्म का इस्तेमाल किया। टेररिज्म का इस्तेमाल सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर किया गया रशिया को काउंटर करने के लिए। यानी इस अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, जिन्हें पहले मुजाहिदीन कहा जाता था, उनका जो हेडक्वार्टर बनाया गया क्वेटा के अंदर बनाया गया, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में है, क्वेटा में बनाया गया। और वहां क्वेटा के अंदर पाकिस्तान ने जो ऑर्गेनाइजेड टेररिस्ट मतलब हेडक्वार्टर बनाया, क्वेटा जूरा जिसे क्वेटा सूरा जिसे कहा जाता था, तो वहां बनाया गया और वहां से कैंपेन जो है लॉन्च होते थे। भाई यहां क्वेटा रीजन के अंदर, बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, यहां क्वेटा के अंदर हेडक्वार्टर बनाया गया और फिर कैंपेन लॉन्च होते रशिया के अगेंस्ट। और इस यानी एक तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट और कुछ नहीं होते, नॉन स्टेट एक्टर्स ही होते हैं। असलियत में नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज किया गया, जैसे आज के दिन हम टेररिस्ट कह रहे हैं, मुजाहिदीन टेररिस्ट ही थे एक तरीके के, अफगानिस्तान के अंदर से रशिया को भगाने के लिए। तो और इन टेररिस्टों को अपने यहां पनाह देने के लिए अफगानिस्तान वॉर, जिसे हम फर्स्ट अफगान वॉर कहते हैं, उसके बदले में बहुत सारा जो है वो अमेरिकन डॉलर्स पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐंठे। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के अंदर टेररिज्म भेजने के नाम पर भी पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज से और इस्लामिक कंट्रीज से न जाने कितना फंड कश्मीर के मुसलमानों को बचाने के लिए इकट्ठा किया। बहुत पैसा इकट्ठा हुआ। तीसरा अगर आप देखेंगे तो सेकेंड अफगान वॉर को भी आप अगर इस समय पर देखेंगे तो सेकेंड अफगान वॉर के अंदर भी वार अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान ने दोगली नीति अपनाई। ओसामा बिन लादेन, जो पूरे पाकिस्तान का दामाद भी माना जाता है या पाकिस्तानी उसे दामाद की तरह ट्रीट करते हैं, अफगानिस्तान इमरान खान तो उसे ओसामा जी या शहीद कह के बुलाता है। अब सोचकर देखिए, और जैसे अभी वो यासीन मलिक के मामले में इमरान खान को बड़ी चिंता हो रखी है कि यासीन मलिक को इंडियन गवर्नमेंट टॉर्चर कर रही है। ये लोग मानसिकता ऐसी ही है, लेकिन इसका फायदा होता है क्या कि इन्होंने बहुत सारे, ये टेररिज्म और कुछ नहीं है, एक तरीके का वायरस है। ये जो टेररिज्म है ये एक तरीके का वायरस है। अब आप सोचकर देखिए, इस वायरस को पाकिस्तान की आर्मी या यूं कहें आईएसआई ने पनाह दे रखी है, इसे डेवलप कर रखा है। आज अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इकट्ठी हो जाती हैं। सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसी टर्मोइल वाली सिचुएशन में
जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें एक फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा, फर्टाइल लैंड मिलेगा, उपजाऊ जमीन मिलेगी। जब उन्हें उपजाऊ जमीन मिलेगी तो वहां से उन्हें और ज्यादा टेररिस्ट भर्ती करने का मौका मिलेगा। अब आप सोच कर देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे हो जाते हैं तो जैसे सोमालिया के अंदर पायरेट्स जो हैं वो आने जाने वाले जहाजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वैसे पायरेट्स पाकिस्तान में अगर इकट्ठा होना शुरू हो गए तो इस रीजन से होने वाला जो ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। अगर वहां पाकिस्तान की सरकार गिरती है तो अफगानिस्तान का टेररिज्म जो है वो चाइना को भी परेशान करेगा, पाकिस्तान को भी परेशान करेगा, सेंट्रल एशिया को भी परेशान करेगा और उसके बाद इंडिया को भी परेशान करेगा और ईरान को भी परेशान करेगा। यानी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के टूटने या सिविल वॉर की वजह से जो या श्रीलंका जैसे हालात की वजह से, श्रीलंका के लोग सोच कर देखिए कितना जबरदस्त शालीनता एक देश के लोगों ने दिखाई। राष्ट्रपति भवन के अंदर एंटर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोफे पे पड़े होते हैं, पसर के फोटो खिंचवाते हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, लेकिन चोरी की खबरें नहीं आई। ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि राष्ट्रपति भवन का सामान उठाकर ले जाने लग गए, क्योंकि सभ्य समाज है। पाकिस्तान के अंदर असभ्य समाज है, अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, रिलीजियस माइंडसेट वाले अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, जो खाने की पार्टी के अंदर खाने के ऊपर भी जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। शालीनता या सभ्यता का उनकी उम्मीद पाकिस्तानी से, आम पाकिस्तानी से नहीं की जा सकती। उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया। उनका माइंडसेट रिलीजियस माइंडसेट उनका बना रखा है। अब आप सोचकर देखिए, यानी इस पूरे इलाके में तो टेररिज्म होगा ही होगा, यहां पर अरब कंट्रीज को भी टेंशन हो जाएगी कि वो टेररिस्ट माइंडसेट जो है वो अरब कंट्रीज में फैलते हुए भी देर नहीं लगेगी। और वही टेररिज्म जब यूरोप, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, अगर सिर्फ पाकिस्तान में हो या आस पड़ोस में हो तो शायद मान भी लिया जाए, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देगा। तो शॉर्ट में ये कि पूरी दुनिया इस टाइम पर, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो मदर है, जननी है, वो तो आईएसआई है, और आईएसआई ने ही ये सारे वायरस बना रखे हैं। और अगर पाकिस्तान टूटता है तो आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं वो भी बिखरेंगे, और पॉसिबिलिटी पूरी ये है कि वो बिखरने के बाद देश का बदला लेने या उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को के लिंक्स को यूज करके पैसा बनाने में अगर लगेंगे तो हालात पूरी दुनिया के लिए डिसास्ट्रस होंगे। ऐसे डिसास्ट्रस हालातों से बचने के लिए भी पूरी दुनिया कैसे भी करके इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही है। अब इसका आउटकम क्या होगा ये तो पता लगेगा, लेकिन समझिए, मैंने जैसे हेडिंग बताई कि भाई कौन पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से लगभग हर कोई देश बचाने की कोशिश कर रहा है। सारी सुपर पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाए रखकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया की जितनी भी खासकर इस्लामिक कंट्रीज हैं वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो एक स्ट्रांग इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक दुनिया की नजर में वो गिरे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और उसके बाद पूरी दुनिया में कोई भी स्ट्रांग इस्लामिक कंट्री ना बचे। तीसरा, उसका टेररिज्म, कि यहां पर इतने सारे वायरस पैदा हो चुके हैं कि अगर वो फैले तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर होगा। इसलिए पूरी दुनिया कैसे भी करके पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके विचार से आप कितना सहमत हैं कि पाकिस्तान गिरेगा या नहीं गिरेगा। मेरा मानना यह है जल्दी गिरेगा, मतलब गिरेगा, लेकिन अभी इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। इम्प्लोड होने की सिचुएशन में शायद आ चुका है।
दुनिया बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बैटल ग्राउंड भी बन रहा है। बैटल ग्राउंड बनने के बाद आउटकम क्या होगा वो तो समय के हिसाब से पता लगेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।